नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो अपना निमी बुक का सॉल्यूशन सुध रहा है, उसकी अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। आज के क्वेश्चन ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों पर। रिले पूछी गई हमसे, इस रिले का नाम क्या है? तो आवेग रिले, ड्राई रीड रिले, विद्युत चुम्बकीय रिले या पारागीला संपर्क रिले। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ड्राई रीड रिले। और किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये चुंबकीय सिद्धांत पर वो कार्य करती है दोस्तों। और इम्पल्स रिले, आवेग रिले, उसमें सिद्धांत पर कार्य करने वाली रिले होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, एक वायरिंग का डायग्राम हमें दिए गए, आरेख का नाम हमसे पूछा है, कौन सा है ये? लेआउट आरेख है या वायरिंग आरेख है, स्थापना योजना है या योजनाबद्ध आरेख है? तो राइट आंसर इसका होने वाला है दोस्तों इंस्टॉलेशन, यानी सी ऑप्शन, स्थापना आरेख है। क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर एल्बो लगी हुई है, ये छोटी छोटी क्लिट लगी हुई है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, डीबी लगा हुआ है। और लेआउट आरेख की बात करें तो एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है दोस्तों, यानी इस प्रकार है वो। एक डायग्राम होता है सिंगल लाइन का, पूरी एक लाइन रहती है, उसको जैसे यहाँ पर लैंप लगा दिया, यहाँ पर कोई सीलिंग रोज लगानी है, यहाँ पर कोई स्विच लगाना है, इस प्रकार सिर्फ एक सिंबल संकेतक लगे होते हैं और एक लाइन का आरेख रहता है, लेआउट डायग्राम। और अगला अपना क्वेश्चन है, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आईसीडीपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। आईसीडीपी तो आयरन क्लेड और डबल पोल। कई बार तो किसी ने सिंपल सा फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? बड़े औद्योगिक स्थापना में, मुख्य शाखा में, या सिंगल फेज में? तो 3 फेज में। तो राइट आंसर होगा सिंगल फेज के, जहाँ भी घरेलू हो या जो भी कनेक्शन सिंगल फेज का, वहाँ पर आईसीडीपी स्विच का प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत सामग्री सामान के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? जनरल एसेसरीज कौन सी है? फ्यूज है, सीलिंग रोज है, इंटरमीडिएट स्विच है या लैंप होल्डर है? तो बात करते हैं दोस्तों स्विच की, फ्यूज और स्विच की, यानी जितने भी प्रकार के स्विच हैं, फ्यूज है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? सुरक्षा सामान या सुरक्षा साधन की श्रेणी में आते हैं। और सीलिंग रोज हो गया, और इंडिकेटर हो गया, नियॉन इंडिकेटर हो गया, और जैसे क्लिप हो गई, वायरिंग के लिए जो क्लिप लगाते हैं, वो किस में आती है? जनरल एसेसरीज सामान्य में आती हैं। और पेडेंट लैंप होल्डर, जितने भी प्रकार के होल्डर होते हैं, यानी होल्डर किसकी श्रेणी में आते हैं? तो होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग है डिवाइस हिंदी में, जैसे धारक है, धारक है श्रेणी साधन, यानी धारण करने वाले जितने भी होल्डर होते हैं, किसी चीज़ को धारण करते हैं, होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है, एमसीबी का डीसी सीरीज एमसीबी का उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तो डीसी सीरीज एमसीबी एसी मोटर में, यानी डीसी है तो एसी में उपयोग नहीं होगा। डीसी मोटर, लोकोमोटिव और एयर कंडीशनर। तो राइट आंसर लोकोमोटिव में होगा दोस्तों। खिंचाव, बाहरी कार्य, ट्रैक्शन कार्यों के लिए जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और डीसी एमसीबी का रंग कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सा होता है? तो इसका रंग होता है दोस्तों काला। डीसी एमसीबी और एसी परिपथों में जो काम में ली जाती है वो होती है जी श्रेणी की एमसीबी, और इसका रंग होता है नीला। यानी जितने भी ऐसी परिपथ होते हैं मोटर वगैरह के, वहाँ पर नीले रंग की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, जी श्रेणी की होती है। एमसीबी की कुछ श्रेणियाँ, उन पर हम बात करेंगे एक दिन, सारी श्रेणियाँ आपको बता दी जाएगी। दो समय सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय कौन सा होता है? यानी दो उसमें सर्किट को बाधित करना है, परिपथ को बाधित करना है, रोकना है, कुछ देर के लिए कट करना है, तो फ्यूज का समय कौन सा होगा? समय गुणा, फ्यूज गुणा, कट ऑफ गुणा कि फ्यूजिंग द्वारा? तो क्वेश्चन समझने से आंसर का पता लगता है दोस्तों, कट ऑफ गुणा, यानी सर्किट को बाधित करना है कुछ देर के लिए, तो फ्यूज वो एक समय लगता है, कट आउट लगाता है फ्यूज, तो इसका राइट आंसर होगा कट ऑफ गुणक। यानी जैसे यहाँ पर कोई परिपथ है और यहाँ पर एक कट आउट लगा दिया, आगे यहाँ पर धारा जारी अलग अलग परिपथों में, तो यहाँ से जब धारा का मान निर्धारित धारा से कुछ अधिक होगा या कम होगा, जैसे धारा के मान में उतार चढ़ाव आएगा, तो ये कट आउट है वो परिपथ को कट कर देगा यहाँ से। क्योंकि धारा जब क्योंकि इसी मान पर हमने सेट किया है, धारा का मान कम या ज़्यादा हुआ तो परिपथ की सुरक्षा करता है ये कट आउट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कट ऑफ गुणांक होता है, जितने समय के लिए है वो दोष आने पर सर्किट को बाधित करता है वो फ्यूज का कट आउट गुणांक हो गया दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? गोदाम वायरिंग, औद्योगिक, घरेलू, बहुमंजिला, बहुवन। तो ट्री सिस्टम में हमें कहाँ पर काम में लेते हैं? बहुमंजिला इमारतों जहाँ होती है वहाँ पर हमें ट्री सिस्टम का उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला अपना क्वेश्चन है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार कौन सा है? 12 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm। तो राइट आंसर होगा 25 mm, यानी सुरक्षित ठंडा मोड़ना है उसको बिना गर्म किए
मोड़ते हैं किसी पाइप को, तो अधिकतम कौन सी मोटाई वाले पाइप को मोड़ सकते हैं? 25 वाली पाइप को। इससे अधिक बड़ी जो पाइपें होती हैं, इससे ज़्यादा से उनको गर्म करना होता है मोड़ने के लिए, लेकिन 25 तक की पाइप पीवीसी नली होती है, उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 74 नंबर, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो बिजली की आग से बचाव करने के लिए, या शक्ति हानि कम करने के लिए, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। हमारा आंसर जो है इन तीन ऑप्शन में छिपा हुआ दोस्तों। तो होम थिएटर और पावर वायरिंग के लिए जो अलग अलग वायरिंग करते हैं, इसका कारण होता है कि बिजली के व्यतिकरण को रोकने के लिए, बचने के लिए। अवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, यानी जिस प्रकार आपस में जो पावर की केबल, यानी होम थिएटर का एक पावर का सर्किट हो गया और पावर वायरिंग अलग होएगी पावर वायरिंग, तो दोनों में कोई कम्युनिकेशन न हो, दोनों में एक दूसरे में बाधा उत्पन्न न हो, अलग अलग होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी एक पर जब अधिक लोड लगा दिया जाता है, दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस पर इसका इस पर और इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अलग अलग वायरिंग करनी चाहिए पावर परिवर्तनों की, यही हमसे पूछा गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, जो एक डायग्राम दिया गया है, यानी एक डायग्राम दिया गया है, प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? लाइटनिंग सर्किट दिया गया है, कौन सा सुरंग वायरिंग है, या गलियारा प्रकाश वायरिंग, या गोदाम वायरिंग, या सीडी प्रकाश वायरिंग। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों एक इसका। जैसे सुरंग वायरिंग की बात करें तो सुरंग में जैसे टनल वायरिंग हुई, एक तरफ से एंटर की जाती है, दूसरी तरफ एग्जिट हो जाता है। तो इस वायरिंग में देखने पर एग्जिट नहीं हो रहे, यानी वायरिंग अब यहीं बंद हो रही है। तो सुरंग नहीं होने वाली, गलियारा प्रकाश वायरिंग नहीं होने वाली, क्योंकि इतने लैंप वहाँ पर नहीं लगते, एक दो लैंप होते हैं और लैंप की आउटलेट की संख्या कम होती है वहाँ पर। गोदाम प्रकाश वायरिंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। गोदाम जो वायरिंग होती है वहाँ पर इनका प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। सीढ़ी प्रकाश यानी स्टेयरकेस में सिर्फ जो दो ही लैंप लगे होते हैं, इतने लैंप उसमें नहीं होते। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग है वो किया जाता है? तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों हिक्की, कपलर, पाइप वाइस, या बेंच वाइस। तो एक अलग ही नाम हमने सुना है, हिक्की। हिक्की इसका राइट आंसर रहने वाला है। और कपलर पकड़ने के लिए और कपलिंग करवाने के लिए, और पाइप वाइस बड़ी जीआई पाइप होते हैं उनको मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइस से एक अलग जो बेंच पर लगी होती है। एमसीबी का विस्तार सबको पता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है एमसीबी की फुल फॉर्म, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और अगला अपना क्वेश्चन है कि एएलसीबी का उद्देश्य क्या है? यानी ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। तो परिपथ में दोष खोजना, या अवशेष धारा को देखना, या ओवरलोड से बचाना, या शॉर्ट सर्किट से बचाना। तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों, अर्थ लीकेज, यानी नाम से पता लग रहा है। रेजिडुअल करंट जो अवशिष्ट धारा होती है, लीकेज धारा होती है, उसको देखना, मॉनिटरिंग करना उसको अपने सर्किट से बाहर निकालना, उसको उचित एक मार्ग प्रदान करना, अर्थिंग जो की होती है उस तक वो मार्ग प्रदान करते हैं ईएलसीबी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि आगत बिजली आपूर्ति में दिए गए कटआउट का उद्देश्य क्या होता है? फ्यूज कटआउट का उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रकार जैसे घरों में वायरिंग होती है, यहाँ पर पहले कटआउट लगा दिया जाता है, उसके बाद में अलग अलग वायरिंग है वो सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट बने होते हैं, यानी किसी कमरे की ये हुई, एक कमरे की ये, एक कमरे की ये। यहाँ पर जो मेन लाइन आ रही है वहाँ पर एक पहले फ्यूज कटआउट लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन ओवरलोड नहीं है, स्थिर आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या सर्किट को लीकेज करंट से बचाने के लिए, या तक इंसान को झटके से बचाने के लिए। तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों इसका कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन ओवरलोड नहीं है। मतलब कि जब मेन लाइन आ रही है और निर्धारित धारा से लोड का या धारा का मान अधिक हो गया, तो कट आउट है ना, ये फ्यूज इस परिपथ को कट कर देता है। आगे यहाँ पर जो अनियंत्रित धारा उसको प्रवाहित नहीं होने देता और इस परिपथ की पूरे की सुरक्षा करता है। तो इसका कहने का मतलब यही हो गया कि यह सुनिश्चित करता है कि लाइन ओवरलोड नहीं है, लाइन एकदम सही सुचारू रूप से चल रही है। तो यही एक कटआउट का उद्देश्य होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि डाई स्टॉक सेट का उद्देश्य क्या है? डाई और तो वर्गाकार पाइप में बाहरी थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना, और बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना, आयताकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों बेलनाकार जो पाइप होती है उस पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डाई और स्टोक का। आपने देखा भी होगा एक सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? सीलिंग रोज ऊपर हमने बात की थी। आउटलेट निर्गम सामग्री कौन सी होती है दोस्तों? जैसे
अपना सॉकेट हो गया, सॉकेट हो गया, प्लग हो गया, ये किस में आते हैं? आउटलेट एसेसरीज में आते हैं। और सुरक्षा सामग्री में हमने बात की थी जितने भी फ्यूज़ होते हैं, जैसे HRC फ्यूज़ हो गया, कार्ट्रिज फ्यूज़ हो गया, किटकैट फ्यूज़ हो गया, ये किस में आते हैं? सुरक्षा सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो अगला अपना ऑप्शन रहने वाला है जनरल एसेसरीज, यानी जो सीलिंग रोज हो गई, किस में आती है? जनरल एसेसरीज में आती है। और होल्डिंग में जितने भी होल्डर होते हैं वो होते हैं होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो वायरिंग करते हैं उसमें इंस्टॉलेशन एक डायग्राम बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है वो? तो सामग्री का भौतिक स्थिति दिखाने के लिए, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, पाठक को जल्दी से सूचित करता है कि सॉकेट या सर्किट इसलिए डिजाइन किया गया है, क्या विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाना। तो राइट आंसर यही रहने वाला है दोस्तों। यानी जो हमें इंस्टॉलेशन जो डायग्राम बनाते हैं वो इसी कारण बनाते हैं कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए कि वायरिंग हमारी इस प्रकार है, वो कंप्लीट होने के बाद में इस प्रकार की दिखने वाली है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन डायग्राम बोलते हैं दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि एल सीरीज एमसीबी के साथ कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो ऊपर हमने बात की थी दोस्तों कि मोटर जो ऐसी परिपथ होते हैं जितने भी मोटर के, वो किस में काम में ले जाते हैं? वहाँ पर एल श्रेणी एमसीबी का प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। हैलोजन लैंप उसमें होते हैं, वहाँ पर कौन सी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है? वो एक अपने बात की थी, कमेंट में बताना अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो। घरेलू वायरिंग कनेक्शन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? घरेलू वायरिंग में लूपिंग बैक विधि का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? दोष की पहचान करना, कई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, अधिक संख्या में टेपिंग निकालना, संख्या में उप सब सर्किट बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका इस प्रकार रहने वाला है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक इन विधि का उपयोग है वो कोई जोड़ों से अलग का उपयोग नहीं किया जाता, कोई अलग से जोड़ है, यानी एक जो जोड़ रहित वायरिंग होती है ना, जोड़ रहित, उसको बोलते हैं लूप या मेस या पास वायरिंग, उसको बोलते हैं, जोड़ रहित होती है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा जोड़ों से कोई अलग से जोड़ इसमें नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए लूपिंग विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक लूप बनाया जाता है, डायग्राम पूरा वहीं पर हो जाता है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि प्रदर्शित चिन्ह में अक्ष क्या दर्शाता है? यानी इस प्रकार जो अक्ष दिए गए हैं अलग अलग, अक्ष तो एक ही है लेकिन इस प्रकार जो डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पर लाइनें लगी हैं, उनका उपयोग क्या है ये? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों लिंब परतारों की संख्या, यानी लिंब परतारों की संख्या में दिखाई गई है। यहाँ पर इस प्रकार इतने तार आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार इतने तार आने वाले हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है कि वायरिंग की विधि का कौन सा नाम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों संयुक्त बॉक्स विधि, लूपिंग बैक विधि, प्लेट सीलिंग रोज लूप इन विधि, या प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके लूप इन विधि। तो राइट आंसर लूपिंग बैक विधि होगा दोस्तों। लूपिंग बैक विधि यानी जोड़ रहित विधि है, और हर एक यहाँ पर कनेक्शन सिर्फ यहीं से निकाला गया है, एक जंक्शन बॉक्स से पर्टिकुलर एक अलग लाइन निकाली गई है, इस प्रकार कोई जोड़ इसमें नहीं लगाया गया, इस प्रकार इसका नाम होगा लूपिंग विधि। और अगला अपना क्वेश्चन है कि आरेख का नाम दिया गया है, कौन सा आरेख है? तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों सीडी वायरिंग, गोदाम वायरिंग, होस्टल वायरिंग या सुरंग वायरिंग। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों गोदाम वायरिंग। गोदाम नहीं, इसका होगा स्टेयरकेस वायरिंग, सीडी की वायरिंग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर यही होगा बी, गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग ही रहने वाला है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि रिले का प्रकार क्या है? रिले का प्रकार कौन सा है? 88 नंबर क्वेश्चन है, रिले दिखाई गई है। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों आवेग रिले, ड्राई रीड रिले, लेंचिंग रिले, विद्युत चुंबकीय रिले। तो ये रिले है दोस्तों विद्युत चुंबकीय रिले, डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला अपना क्वेश्चन है 89, अर्थदोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पीयर है। तो राइट आंसर यानी आई प्रतिबाधा आर का मान ज्ञात करना दोस्तों। आर बराबर यहाँ पर हमें दिया गया है अर्थदोष लूप प्रतिबाधा, सिर्फ धारा दी गई है हमें, तो इसका किस प्रकार होगा आप कमेंट में बताइएगा। इसमें समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक मान हमें दिया गया आई का, और आर वगैरह वगैरह इसमें मान नहीं दिया गया, तो इससे मान मेरे हिसाब से इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन
जो भी होगा बाद में देखेंगे इसको। और यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है दोस्तों, वायरिंग का एक प्रकार बताया गया है, कौन सा प्रकार है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पर क्लीट लगी हुई है, क्लीट लगी हुई छोटी छोटी एल्बो। CTS वायरिंग, कैब टायर शीट वायरिंग या क्लीट वायरिंग, PVC कंड्यूट वायरिंग, PVC कैसिंग कैपिंग वायरिंग। तो अपनी जो राइट आंसर इसका रहने वाला है क्लीट वायरिंग का डायग्राम में वो दिया गया है। इस प्रकार आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।